हेलो साथियों, ये वीडियो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जितना भी है ना, जिनका भी मेजर हिस्ट्री मेजर 4 है ना, हिस्ट्री मेजर 4 है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैराथन है। और ये मैराथन पूरा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। जो पहला जो प्रश्न आता है आपका, है ना, साम्राज्य विजेता और साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करना है। ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न अब है वो हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों का परीक्षण करना है। इसमें अथवा में भी आपको दे सकता है ना दोस्तों, अथवा में भी दे सकता है कि हुमायूं की असफलता के कारणों का वर्णन करना है। तो इस प्रकार से भी दे सकता है। और या फिर हुमायूं के जीवन भर, है ना, हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अतः ठोकरें, है ना, ठोकर खाकर ही मर गया, इस कथन की व्याख्या करना है। तो इसका भी, है ना, इस प्रकार की भी देगा, तो आपको इसी प्रकार ही लिखना है। उसके बाद हुमायूं के पतन के कारणों का वर्णन करना है। चौथा प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीतियों का वर्णन करना है ना, अकबर की धार्मिक नीतियों का वर्णन करना है। और उसके बाद है जहांगीर के चरित्र और व्यक्तित्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। उसके बाद छठा प्रश्न हमारा आएगा, शाहजहां के युग में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, यानी शाहजहां के युग में स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। उसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताएं, है ना, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण हुए, इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों आप जो है ना, इस मैराथन के साथ आप जुड़िए, है ना, जुड़िए, और एक एक पॉइंट को हम बहुत ही आसान भाषाओं में ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए। चलिए, पहला जो प्रश्न पूछ रहा है कि विजेता साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करना है। यानी इस प्रश्न में आपको देखिए दोस्तों, विजेता और साम्राज्य निर्माता, यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि बाबर के साम्राज्य निर्माता एवं विजेताओं के बारे में आपको पूरी विस्तार में चर्चा करना है। तो सबसे पहले परिचय में आपको लिखना है कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला पहला बादशाह था। यानी बाबर जो है वो भारत में सबसे पहला मुगल बादशाह था जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिन्होंने 300 सालों तक भारत पर राज किया। उसके बाद कहता है कि यह बहादुर योद्धा, समझदार सेनापति और दूर की सोच रखने वाला, अर्थात भविष्य को सोचकर चलने वाला शासक था। और कह रहा है कि बाबर जो है एक बहादुर योद्धा और समझदार सेनापति था, और बहुत ही जो है भविष्य की सोच को लेकर चलता था। तो इसमें दोस्तों कि बाबर जो है वो आने वाले कल में क्या हमारा युद्ध की रणनीति होगी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच विचार करते थे। तो उसके बाद कहना है कि उसने भारत में ऐसे शासन शुरू किया जो आने वाला लगभग 300 वर्षों तक चला। इसलिए बाबर को एक विजेता और साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। यानी उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो 300 वर्षों तक चलता रहा। इतना मजबूत साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, यही कह रहा है इसमें। उसके बाद बाबर की विजय एवं परिचय, उसके बाद बाबर के जीवन का परिचय हमको देना है, बाबर का जो है जीवन का परिचय हमको देना है। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। उमर शेख तैमूर का 5वां शासक वंशज था। फरगना के एक छोटे से राज्य में का स्वामी था, है ना। यानी बाबर का जो पिता है वो तैमूर का जो है 5वां वंशज था एवं फरगना का एक छोटा सा शासक था, और वहीं अपना शासन चलाता था। उसके बाद जो है बाबर की माता का नाम कुतुलुक निगार था, है ना, कुतुलुक निगार थी, जो चंगेज़ खां के वंशज यूनुस की पुत्री थी, है ना। बाबर की जो माता है वो चंगेज़ खान, है ना, के वंशज यूनुस की पुत्री थी। उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाबर के शरीर में 2 महान
विजेताओं का रक्त बहता था। अपने पिता का आकस्मिक मृत्यु के उपरांत बाबर ने 11 वर्षों की आयु में फरगना का शासक बना। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ आई थी। यानी इसमें कह रहा है कि बाबर बाबर के अंदर इतनी महानता कहाँ से आई थी, क्योंकि उनके अंदर दो महान विजेताओं का रक्त बहता था। एक तरफ तो चंगेज़ खान का वंशज और ऊपर से उनके पिता की जो तैमूर के वंशज थे, तो 2 प्रकार के उनके रक्त बहुत ही महान थे। उसके बाद कह रहा है कि विजेता साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर का परिचय देना है। अब हमको बताना है कि बाबर ने अपने साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार किया। तो बाबर एक महान विजेता था। विजेता के साथ साथ साम्राज्य निर्माता के नाम से जाना जाता था। चूँकि भारत में मुगल साम्राज्य शासक ने लगभग 300 सालों तक अपनी हुकूमत चलाई। इस दौरान मुगल साम्राज्य के कई महान और परमवीर योद्धा भी आए, जिनका वर्णन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। परंतु बाबर को इस वंश का सबसे महान शासक एवं योद्धा कहा जाता है, क्योंकि इसने मुगल राजवंश की नींव रखी थी। अगला जो हेडिंग है हमारा, विजेता के रूप में बाबर का मूल्यांकन करना है। उसके बाद हमें बताना है कि बाबर ने अपनी विजेताएं किन किन से वो लड़े और कितनी विजय प्राप्त किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगले जो कह रहा है कि भारत पर आक्रमण और विजय अभियान। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार हमला किया, बाबर ने जो है भारत पर 5 बार हमला किया, लेकिन सबसे बड़ी जीत उसे 1526 में मिली, जब उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हरा दिया। इसके बाद उसने और भी युद्ध जीते, तो उनकी विजेता, सबसे पहली विजेता क्या थी कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजा इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने हरा दिया, सबसे पहला उन्होंने युद्ध लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 1526 में लड़ा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें। तो बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया। इस जीत से भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई और इसी साल बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना या फिर नींव रखी। दूसरा युद्ध बाबर ने ला खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में, यह युद्ध राणा सांगा से लड़ा गया था। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बाबर ने उसे हरा दिया। इससे बाबर की शक्ति और बढ़ गई। यानी जो है खानवा का युद्ध में जो है राणा सांगा जो है बाबर को भारत से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसका जो ये दाव है वह उल्टा पड़ गया। बाबर और भी मजबूती से उभर कर निकला। तीसरा जो युद्ध हुआ था चंदौरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। बाबर ने मेदिनी राय को हराया, जो एक राजपूत सरदार था। यानी चंदौरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया, एक राजपूत सरदार था। और चौथा हमारा युद्ध जो हुआ था वो घाघरा का युद्ध हुआ था। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इन सभी युद्धों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप अच्छे से याद कर लें और तारीख को भी याद करना, यह युद्ध बाबर और अफ़गानों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई, यानी घाघरा का युद्ध में अफ़गानों के बीच, बाबर और अफ़गानों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। और इन युद्धों के बाद भारत में बाबर की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई। यानी इतने सारे युद्धों को लड़ने के बाद बाबर की जो स्थिति है वो भारत में बहुत ही मजबूत हो गई। उनकी साम्राज्य जो है वो भारत में धीरे धीरे जो है अपनी जड़ें फैलाने लगी और बहुत ही मजबूती की तरह। इन जीतों से बाबर बहुत ही मजबूत विजेता बन गया और यहीं से भारत मुगल राज्य की शुरुआत हुई और यहीं से मुगल साम्राज्य का जो है दौर शुरू हुआ। दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि ये बहुत ही आसान भाषाओं में हमने ये बनाया है वीडियो। तो आप जो है अगर चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देना है कि इन युद्धों के बाद भारत में बाबर की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी, है ना। जीतने के बाद बाबर बहुत बड़ा विजेता बन गया और यहीं से मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद है बाबर की युद्ध नीति और सेना संचलन, यानी बाबर जो है अपना युद्ध नीति कैसे तैयार करता था, है ना, और सेना का जो संचलन है वो किस प्रकार वो करता था, जिसकी वजह से वो इतनी विजय प्राप्त कर रहा था। तो इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या करना है, बाबर एक बहुत चतुर सेनापति था। उसने भारत की पहली तोपों और बारूदों का उपयोग किया था, यानी बाबर जो है पहली बार जो है तोपों और बारूदों का भारत में हमला करने के लिए प्रयोग किया गया था। उसके बाद उसकी सबसे ख़ास रणनीति तुलगामा है ना। उसकी सबसे जो ख़ास रणनीति जो बताई जाती है वो तुलगामा है ना। तुलगामा आप लोग याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है इसलिए। तो कह रहा है कि तुलगामा नीति था जिससे सेना की 3 भागे बांटकर, है ना, भागों में बांटकर चारों ओर से दुश्मन पर हमला किया जाता था। यानी बाबर जो है अपनी सेना को 3 दिशाओं में, है ना, 3 दिशाओं में बांटकर और चारों तरफ से हमला किया जाता था, है ना, जिससे जो है विरोधी जो होता था वो तुरंत ही हार जाता था। उसके बाद कहता है कि बाबर की सेना हालांकि छोटी थी लेकिन अनुशासित और प्रशिक्षित थी। कह रहा है कि बाबर की सेना जो है वो छोटी थी लेकिन जो है उसकी सेना जो है वो प्रशिक्षित थी, है ना, प्रशिक्षित थी और उसका जो है ना सभी लोग नियम कायदे के तौर तरीके से ही चलते थे, है ना। सैनिकों को बहुत ही मानता था, है ना। बाबर जो है अपने सैनिकों को बहुत ही मानता था और वह उनके साथ भोजन भी करता था, है ना, उनके साथ बैठकर भोजन भी करता था, जिससे सैनिकों में जो है और अधिक, है ना, उत्साह बढ़ जाता था। उसके बाद तीसरा हमारा कह रहा है कि बाबर एक लेखक और संस्कृति प्रेमी था, है ना। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक लेखक, कवि, प्रकृति प्रेमी भी था। उसने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, है ना। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसे बाबरनामा, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सवाल है, इसलिए आप इसको नोट कर लें। पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो आपको जो है ये बाबरनामा याद रखना होगा। उसके बाद क्या है, जिसमें उसने अपने जीवन, युद्धों और भारत की सुंदरता का जिक्र किया है। यानी बाबरनामा में भारत की सुंदरता और अपने युद्धों के बारे में जो है जिक्र किया है, हमें मिलता है। उसके बाद है कि बाबर को बाग बगीचे, फल पत्ते, नदियाँ, पहाड़ और पसंद थे, है ना। यानी बाबर को जो है भारत की फल, पत्ते, पहाड़े, नदियाँ, ये सब बहुत ही अद्भुत सुंदर होती है, तो इसको ये बहुत ही, है ना, इसके अंदर बहुत ही अच्छा महसूस होता था। उसके लेखकों ने पता चलता है कि, है ना, उसके लेखनों से पता चलता है कि वह एक संवेदनशील और शिक्षित शासक था। उसके बाद हम, है ना, दूसरा जो पॉइंट हमने दिया है वो साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर, यानी बाबर ने अपने साम्राज्य का किस प्रकार निर्माण कराया। तो बाबर ने भारत में एक नई साम्राज्य की नींव रखी जिसे हम मुग़ल साम्राज्य कहते हैं। उत्तर भारत में बड़े हिस्से को एकजुट किया और मजबूत शासन व्यवस्था शुरू की। यानी बाबर ने जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की और उत्तर भारत में उन्होंने राज्यों को एकजुट करना शुरू कर दिया, जिससे उनका जो है साम्राज्य और शासन व्यवस्था बहुत ही मजबूती से चलता रहा। बाबर के बाद उनके बेटे हुमायूं और पोते अकबर ने उसी साम्राज्य को आगे बढ़ाया, है ना। यानी बाबर की मृत्यु के हो जाने के बाद उनके बेटे हुमायूं और अकबर ने जो है मुग़ल साम्राज्य को और भी विस्तारित किया, है ना, और भी विस्तार किया। और इस तरह से हमने एक एक टॉपिक को कवर किया और अंत में जो है हमें निष्कर्ष में देना है। निष्कर्ष में हम लोग को देना है कि उपरोक्त लिखे गए कारणों से यह स्पष्ट होता है कि बाबर न केवल एक विजेता था बल्कि एक कुशल साम्राज्य निर्माता भी थे। कठिन परिस्थितियों में बड़े बड़े युद्ध जीते। उसने अपने युद्ध कौशल, रणनीति, साहस के बल पर भारत पर मुग़ल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी, है ना। यानी बाबर के सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, उन्होंने अपनी साहस और सैनिक बल
और अपनी रणनीतियों से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, है ना, और मजबूत। अतः 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। उसकी बहादुरी, सोच और कामों की वजह से ही भारत एक नई राजनीति, है ना, राजनीति व्यवस्था शुरू हुई। इसलिए उसे विजेता के साथ साथ एक महान साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने इसका निष्कर्ष देखा, है ना। तो हमने साम्राज्य निर्माता और, है ना, बाबर के मूल्यांकन हमने देखा, है ना। तो यानी विजय और साम्राज्य निर्माता बाबर का मूल्यांकन हमने पूरी तरह से, इस टॉपिक को हमने पूरी तरह से कवर कर लिया कि विजेता, साम्राज्य निर्माता एवं बाबर का मूल्यांकन। हमने एक एक चीज़ को बहुत ही आसान भाषाओं में हमने एक्सप्लेन किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और चैनल में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आपको अगला कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक, दोस्तों इससे पहले हमने पहला जो टॉपिक है बाबर के बारे में, हमने उसके बारे में बहुत ही विस्तार में और एक्सप्लेन करके हमने पहला जो टॉपिक है वो कवर किया था। आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर पहला टॉपिक जाकर देख लीजिएगा। और आज का हमारा ये दूसरा टॉपिक है ना। दूसरा टॉपिक है हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, और हम इसे बहुत ही आसान भाषाओं में पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको डिटेल में समझाएंगे और बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयों का परीक्षण करें, है ना। प्रारंभिक कठिनाइयों का परीक्षण करना है। इसमें अथवा में भी दोस्तों, अथवा में भी जो है और प्रश्न दे सकता है, जैसे हुमायूं की असफलता के क्या कारण, है ना, कारणों के वर्णन कीजिए। या फिर तीसरा इस तरह दे सकता है कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही मर गया। इस कथन का व्याख्या करना होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको, है ना, मतलब जो है आपको प्रश्न को जो है घुरा के दे सकता है, लेकिन आपको जो है आंसर बिल्कुल हम जो बता रहे हैं आपको इसी तरह आंसर आपको लिखना है। और इस तरह का भी आपको दे सकता है कि हुमायूं के पतन के कारण क्या थे, वर्णन कीजिए, है ना, वर्णन कीजिए। यहाँ मिस्टेक थोड़ा हो गया है, वर्णन किए तो, है ना। इस तरह से आपको जो है सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको अगर इन चारों में से कोई भी सवाल अगर आपको पूछ दें तो आप जो है हमारे, है ना, हम जैसा बता रहे हैं आप उसी तरह जो है आंसर लिखिएगा। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ परिचय दीजिएगा, है ना। उत्तर में लिखना है कि हुमायूं मुगल शासक था जो बाबर के 3 पुत्रों कामरान, अस्करी और हिंदल में सबसे बड़ा पुत्र था, जो 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा, है ना। यानी बाबर का जो है वो पुत्र था, है ना। बाबर का ये सब जो है पुत्र था। और जो है हुमायूं जो है वो 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में मुगल साम्राज्य का शासक बना। उसके बाद कह रहा है कि सिंहासन पर बैठा हुआ हुमायूं मुगल शासकों में पहला शासक था जिसने साम्राज्य को अपनी सभी भाइयों में विभाजित कर दिया। यानी जो है हुमायूं जो है मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य को जो है वो अपने भाइयों में जो है थोड़े थोड़े हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। उसने अपने पिता के आदेशों के अनुसार कामरान को काबुल व कांधार, अस्करी को संभल तथा हिंदल को अलवार के क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी गई। हुमायूं के द्वारा, है ना, यानी उसने अपने भाइयों को जो है अलवार, है ना, काबुल, अलग अलग जो है स्थानों को, है ना, छोटा छोटा शासक बना दिया गया। उसे अपनी जो है साम्राज्य को टुकड़ों में बिखेर दिया हुमायूं ने। उसके बाद हुमायूं के
द्वारा साम्राज्य का विभाजन उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था। और यही कारण था कि हुमायूं ने अपनी साम्राज्य का जो है विभाजन कर देने के कारण उनकी है ना सबसे बड़ी असफलता का कारण यही रहा, विभाजन। उसके बाद कह रहा है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते लुढ़कते मर गया, है ना, मर गया। हुमायूं के विषय में यह कथन कहा गया है क्योंकि हुमायूं का संपूर्ण जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। वास्तव में हुमायूं को यह सभी कठिनाइयां अपने पिता से ही विरासत में मिली थी, यानी उसके पिता ने जो जो गलतियां की थी उसे सब जो है हुमायूं उनके बेटे को भुगतना पड़ रहा था। उसके बाद कह रहा है कि और इन कठिनाइयों को उनके भाइयों और संबंधी मिर्जाओं ने और अधिक बढ़ा दिया। इसके अलावा हुमायूं की असफलता के कारण रहे। सबसे पहला कारण क्या रहा तो हम जानेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, हुमायूं की असफलता के कारणों को निम्नलिखित तरीके से हम लोग देखेंगे। तो हुमायूं के क्या क्या कारण हुए, हमको एक एक टॉपिक को हम आपको बहुत ही अच्छा और आसान भाषाओं में बताएंगे। तो पहला जो टॉपिक था कि एकता और पारिवारिक सहयोग का अभाव। जो हुमायूं साम्राज्य जब शासक बना तो उसकी जो है सबसे बड़ी उसकी असफलता का कारण था उसकी आंदोलिक, यानी उसकी भाइयों में जो है एकता नहीं थी और परिवार का भी सहयोग नहीं मिलता था इसके, है ना। उसके बाद लिखना है कि बाबर की मृत्यु के बाद मुगल शासन की गद्दी के लिए कई संघर्ष शुरू हो गए थे। गद्दी के लिए इन संघर्षों का प्रमुख कारण उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव था। उस समय उत्तराधिकारी के नियमों का स्पष्ट विवरण नहीं था, यानी जब हुमायूं शासक बना तो उस समय जो है मतलब बाबर की जो मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है उत्तराधिकारी का जो है कोई नियम बनाया नहीं गया था, है ना। तो जब शासक बना हुमायूं तो उसके समय में बहुत ही, है ना, विवरण स्पष्ट नहीं किया गया था, जिसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। और हुमायूं के सिंहासन पर बैठने के बाद उनके भाइयों ने गद्दी हड़पने के लिए कई षड्यंत्र किए। ये तो परंपरा है दोस्तों, है ना। ये हर एक रियासत की जो है ये परंपरा रही है कि गद्दी के लिए जो है लोग आपस में ही लड़ने लगते थे, तो तत्पर रहते थे। अतः गद्दी के लिए जीवन भर एक दूसरे से लड़ते रहते थे और भाइयों में एकता की बहुत अधिक कमी होने के कारण हुमायूं अपने साम्राज्य में असफल हो गया। यानी जो है सत्ता हासिल करने के लिए लोग आपस में लड़ते थे और यही कारण था हुमायूं के साम्राज्य में असफलता हो गई, है ना। उन जो है साम्राज्य चलाने में वो अयोग्य थे। दूसरा जो हमारा कारण है कि हुमायूं की व्यक्तिगत दुर्लभता। हुमायूं में सैन्य संगठन की योग्यता, कूटनीति दक्षता एवं राजनीतिक पटुता, इन सभी गुणों का अभाव था। यानी जो है हुमायूं की सैन्य संगठन में जो है वो राजनीति, कूटनीतिक, है ना, इन सब गुणों का जो है अभाव था, जिसके कारण वो असफल रहे। वे अपने जीवन में हुमायूं के एक शक्तिशाली शासक बनने में व्यक्तिगत दुर्लभताओं के कारण असफल रहा। उनका जो शक्तिशाली शासक बनने का जो कारण है वो उनका खुद का व्यक्तिगत, है ना, कारण था, क्योंकि उसमें चारित्रिक बल एवं संकल्प शक्ति का अभाव था। इतिहासकारों ने हुमायूं के विषय में यह कहा है कि हुमायूं स्वयं अपनी शत्रु था, है ना। हुमायूं जो है खुद अपना शत्रु था। हुमायूं हरम में जाकर लीन हो जाता था। वह अफ्रीचियों के साथ समय व्यतीत करता था। इस प्रकार उसने अपने अमूल्य समय को नष्ट कर दिया और यही वजह उसकी असफलता का कारण था, है ना। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो साम्राज्य का विभाजन है, यानी साम्राज्य का विभाजन। तीसरा टॉपिक है साम्राज्य का विभाजन। हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण उसके द्वारा अपने साम्राज्य का विभाजन किया जाना था, है ना। ये सब बहुत ही विभाजन जो है ना, क्योंकि किसी भी साम्राज्य को टुकड़ों में अब बांट दीजिएगा तो वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, और जब वही टुकड़े को जब एक कर लीजिएगा तो बहुत ही मजबूत हो जाता है ना। तो हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का विभाजन करके सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इस कार्य से भाइयों में एकता का खत्म हो गया, है ना। एकता खत्म हो गई और उन्होंने साम्राज्य को एक ना समझकर अलग अलग समझकर इसका परिणाम यह रहा कि हुमायूं के भाइयों ने उसके कार्यों में उसका
साथ देने के बदले उसे रास्ते से कई बाधाएं, है ना, उसके रास्ते में कई बाधाएं उत्पन्न कर दी और वह असफल हो गए, है ना। यानी साम्राज्य का विभाजन कर देने के कारण उनके भाइयों ने उनकी है ना, उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न की, जिसकी कारण, है ना, यही कारण था कि उनकी असफलता का कारण यही था। और चौथा हमारा कारण था कि कुशल राज्य प्रणाली का अभाव, यानी वहाँ पर वो कुशल राज्य प्रणाली का बहुत ही कमी था। हुमायूं ने अपने शासन प्रणाली पर विशेष ध्यान नहीं दिया। अपने शासन प्रणाली में विशेष ध्यान नहीं दिया। वह राजकोष, है ना, पहले से ही खाली होने के बावजूद भी हुमायूं ने चुनार से लौटने के पश्चात आगरा एवं दिल्ली में रंगरेलियाँ मनाना शुरू कर दिया। यानी साम्राज्य में पद खाली होने के बावजूद भी हुमायूं वो इन पदों को भरने के बजाय वो आगरा में, है ना, रंगरेलियाँ मनाने में मसरूफ़ रहा और राज्य की परवाह किए बिना ही इतना धन व्यय कर दिया कि उसका बुरा असर संपूर्ण साम्राज्य पर पड़ा, है ना, संपूर्ण साम्राज्य पर पड़ा। यानी उसने साम्राज्य का धन है वो बहुत ही गलत, है ना, बहुत ही वेस्ट कर दिया, जिसके कारण चारों ओर से शत्रुओं से घिरे रहने के बावजूद भी वह अपने राज्य के प्रति सचेत नहीं रहा और आराम की जिंदगी जीने में ही समय व्यर्थ करता रहा, है ना। यानी वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा था। उसे पता था कि हम चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सचेत नहीं रहा, जिसका असफलता का कारण बना। और पांचवा हमारा टॉपिक है कि कलिंजर पर आक्रमण की असफलता। यानी हुमायूं ने जब कलिंजर पर आक्रमण किया था तो उस समय उसे बहुत ही, है ना, हानि और नुकसान, और वो विजय भी प्राप्त नहीं कर सका था। तो हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के कुछ माह बाद ही कलिंजर पर आक्रमण कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यानी हुमायूं ने शासक बनते ही कुछ ही महीनों में उन्होंने कलिंजर पर आक्रमण कर दिया, है ना, जिसके दौरान उसके कलिंजर के किले में कई महीनों तक घेरा डाला। और हुमायूं ने कलिंजर के किले में बहुत महीने तक किला की घेरेबंदी करता रहा, लेकिन अंततः में हुमायूं को कलिंजर के शासक के साथ समझौता करना पड़ा। समझौते की वजह से उसे धन जन दोनों की हानि हुई, जिसके कारण उसका साम्राज्य बहुत कमज़ोर पड़ गया, जो उसकी असफलता का कारण था, है ना। यानी हुमायूं शासक बनने के बाद, है ना, तुरंत कलिंजर पर, है ना, कुछ ही महीनों में कलिंजर पर आक्रमण कर दिया और उसकी किले के चारों ओर, है ना, घेराबंदी कर लिया, जिसके कारण कई महीनों के बाद भी उसे वह किला फतह नहीं कर सका, जिसके बाद वहाँ के शासकों के साथ समझौता होता है और उन्हें बहुत सारी जन धन, है ना, और सेनाओं की, है ना, मृत्यु हो गई, जिससे उनका बहुत ही नुकसान हुआ और यही उनकी असफलता का कारण था। उसके बाद छठा हमारा लास्ट टॉपिक उसके बाद देना है कि अफ़गानों से संबंधित समस्या। बाबर द्वारा अफ़गानों का दमन कर दिया गया था, परंतु फिर भी अफ़गानों का प्रभाव कम नहीं हुआ था और वे हुमायूं के शासन पर उनके शत्रु बन गए। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अफ़गान शांति संगठन करके भारत पर पुनः अफ़गान राज्य की स्थापना करना चाहता था। हुमायूं की असफलता तब आरंभ हुई जब शेर खान ने हुमायूं को चौसा तथा कन्नौज के युद्ध में पराजित करके उसे भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यानी हुमायूं को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शेर खान ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया और हुमायूं को अंततः में भारत छोड़ना पड़ा, है ना। भारत छोड़कर हुमायूं भाग गए। उसके बाद निष्कर्ष में देना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 6 टॉपिकों को बहुत ही आसान भाषाओं में कंप्लीट किया। तो आशा है ना बहुत ही अच्छा लगा हुआ। वीडियो को है ना लाइक कर दे अच्छा लगा हो तो, और चैनल में नया है तो चैनल में सब्सक्राइब कर दे। तो निष्कर्ष हम लोग को देना है कि
कि उपरोक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि बाबर के मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का अगला सम्राट हुमायूं बना, जो एक नियोग्य शासक था। यानी जो है बाबर की मृत्यु के बाद उनका बेटा हुमायूं शासक बना, जो कि वो शासक बनने के लायक नहीं था, है ना, जिसके कारण कई कठिनाइयाँ आई और यही कारण रहा कि हमेशा असफल रहा, है ना, और यही कारण रहा कि हुमायूं हमेशा से असफल रहा। इसीलिए तो कहा गया है कि जो है हुमायूं जो है ठोकरें खा खा कर और अंततः में मर गया, ठोकरें खाते ही मर गया, ठोकरें खाकर मर गया। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसान भाषाओं में हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयों का परीक्षण किया और हमने 6 टॉपिकों में बहुत ही आसान सरल भाषाओं में एक्सप्लेन करके आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि यह, है ना, बहुत ही अच्छा लगा हो। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें, तो है ना। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक बहुत ही, है ना, आसान भाषाओं में आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो है 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है बहुत ही आसानी से। अब जो है बहुत ही आसान भाषाओं में, तो अब हमारा तीसरा टॉपिक जो होने वाला है वो शेर शाह के बारे में होने वाला है। तो शेर शाह के बारे में अगर किसी भी प्रकार का टॉपिक दे दे तो आपको इसी प्रकार लिखना है। तो तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो शेर शाह के प्रारंभिक जीवन और जीवन का वर्णन करना है हम लोगों को, है ना। शेर शाह के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करना है। तो सबसे पहले जो इसमें शेर शाह में लिखना है, शेर शाह का जो प्रारंभिक जीवन उनका वर्णन करना है। अगर किसी प्रकार अगर प्रश्न पूछ दे, इनके जीवन का वर्णन ना पूछकर अगर कोई और टॉपिक दे दे, तो अभी आपको इसी प्रकार सबसे पहले आपको उनके बारे में परिचय देना है ना। सबसे पहले उनके बारे में जो है परिचय देना है। परिचय में लिखना है कि भारतीय इतिहास में शेर शाह सूरी 1472 से 1545 एक अत्यंत योग्य, कुशल, सूरदर्शी, है ना, दूरदर्शी और महान प्रशासन के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने मुगल शासन को कुछ वर्षों के लिए भारत से हटा दिया और एक ऐसी, है ना, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जो आगे चलकर मुगलों और अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई, है ना। यानी जो है शेर शाह सूरी जो है जब शासक बना तो उसने जो मुगल साम्राज्य को जो है वो भारत से हटा लिया गया, है ना, और हटा लिया। और उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो इतनी अत्यंत बहुत ही अच्छी थी, है ना, और इतनी अच्छी थी कि आगे वाले समय में आगे चलकर मुगलों और अंग्रेज़ों ने इसकी जो शासनिक प्रणाली थी उसको जो है मुगलों और अंग्रेज़ों ने फॉलो किया। तो यही इसमें कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि वास्तविक, है ना, तो आगे चलकर मुगलों और अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई गई। शेर शाह का वास्तविक नाम जो है फरीद था, है ना, याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो शेर शाह का जो वास्तविक नाम है वो फरीद था। उनके प्रारंभिक जीवन ने उनके चरित्र और सहनशीलता, दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी उनकी, है ना, तो इस तरह जो है सबसे पहले आपको परिचय देना है उनके बारे में, है ना। किसी भी टॉपिक में अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले उनका जो है परिचय दें। सबसे पहले जो परिचय दें, तो इस तरह परिचय कंप्लीट कर जाए। उसके बाद जो है पहला जो हेडिंग, है ना, पहला जो टॉपिक देना है वो उनके जन्म और वंश, है ना, शेर शाह सूरी का जन्म और वंश पूरा भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं, जन्म और वंश भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो है जन्म और वंश में है कि शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में भारत के वर्तमान बिहार राज्य में सासाराम नगर में हुआ था। यानी शेर शाह सूरी का जो जन्म है वो बिहार के सासाराम में हुआ था। वह अफगान वंश के सूरी कबीले से संबंधित थे और वह जो है अफगान वंश के सूरी वंश, है ना, सूरी कबीले से संबंधित थे। उनके पिता का नाम हसन खान सूरी था और उनके पिता का जो नाम है वो सूरी, है ना, हसन खान सूरी था, जो एक अफगान सरदार थे और जौनपुर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में एक जगीरदार के रूप में कार्य करते थे। तो शेर शाह सूरी की माता, है ना, शेर शाह सूरी की माता के कई प्रतिष्ठित परिवार से थी, है ना। उनकी जो माता है वो बहुत ही प्रतिष्ठित, है ना, परिवार से थी, यानी बहुत ही बड़े परिवार से थी
है ना, फरीद जो बाद में शेर शाह बना, है ना, फरीद है ना, जो शेर शाह जो है वो पहले उसका जो है वास्तविक नाम जो है वो फरीद था, लेकिन वह शासक बनने के बाद जो है उनको शेर शाह कहा जाने लगा। क्यों उसको शेर शाह कहा जाने लगा इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको आगे चलकर। तो है ना, उनके पारिवारिक संघर्षों पारंपरिक जीवन है ना से दिखाई जाती है। और इस तरह दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा टॉपिक में लिखना है शिक्षा और बौद्धिक विकास। शिक्षा और बौद्धिक विकास। तो शेर शाह ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की। यानी शेर शाह सूरी ने जो है सबसे पहले उन्होंने धार्मिक और पारंपरिक शिक्षा जो है ज्ञान हासिल किया। उसके बाद उन्होंने अरबी, फारसी, इतिहास, कुरान और इस्लामी कानून की शिक्षा प्राप्त की। और उन्होंने बहुत से भाषाओं, अरबी, फारसी, इतिहास है ना, कुरान की भी तालीमात हासिल की उसने और इस्लामी कानून शिक्षा का प्राप्त किया। युवावस्था में ही उन्होंने शिकार, तलवारबाजी, घुड़सवार और युद्ध कला में दक्षता प्राप्त की, है ना। यानी जो है वो बहुत ही कम ही आयु में उन्होंने इतने सारे गुण उनके अंदर आ गए थे। और उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई गहरी रुचि थी, है ना। और उन्हें जो है बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही गहरी रुचि थी। इतिहासकार अब्बास खां सरवानी ने लिखा है कि शेर शाह को फ़ारसी साहित्य, इस्लामी कानून और इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान था। और जो एक लेखक है ना, एक इतिहासकार हैं अब्बास खां सरवानी ने लिखा है कि इस शेर शाह सूरी जो है वो बहुत ही अच्छे इतिहास के जानकार और ज्ञानी थे। तो इस तरह दूसरा जो है उनके शिक्षा और बौद्धिक विकास के बारे में दूसरा टॉपिक हमने बहुत ही है ना आसान है। उसके बाद देना है कि शेर शाह का यह मानना था कि शासन करने के लिए केवल शौर्य ही नहीं बल्कि उनके नैतिक और प्रशासनिक कौशल का भी आवश्यकता होती है। यानी जो है उनका मानना था कि शासन करने के लिए सिर्फ तलवार ताकत का होना जरूरी नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, आवश्यकता होती है। इसी कारण है ना, यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को शासक बनने के योग्य बनाने के लिए हर आवश्यक गुण को अपने अंदर डाला। और शासक बनने के लिए उसने जो है एक शासक जो है किस तरह होता है उन्होंने वह सारे गुण अपने अंदर डाले। और तीसरा जो टॉपिक उनके पिता से मतभेद और आत्मनिर्भरता। और शेर शाह सूरी के उनके पिता के साथ जो है बनती नहीं थी, तो है ना, और इसने खुद जो है आत्मनिर्भर होकर किस तरह एक शासक अपने साम्राज्य को बनाया और उन शासक कैसे बने इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो युवा व्यवस्था में शेर शाह सूरी का अपने पिता हसन खान से हो गया, है ना। जो है इसका मुख्य कारण था कि पारिवारिक भेदभाव। हसन खान ने अपने दूसरी पत्नी के पुत्रों को प्राथमिकता दी थी। उससे फरीद को अपेक्षित महसूस हुआ। इस कारण फरीद अपने पिता की जागीर है ना, अपने पिता की जागीर कहाँ थे हम लोग, हाँ, अपने पिता की जागीर है ना। तो उसने महसूस ने शेर शाह सूरी के जो पिता थे उनके पिता ने जो है बहुत सारी शादियाँ की, तो उनके बहुत सारे चचेरे भाई थे, तो उन्हें जो है उतना प्यार उतना लाड प्यार नहीं दिया जाता था। तो उसे जो है एक बहुत ही गिल्ट महसूस होता था, अपने अंदर जो है बहुत ही है ना अकेलापन महसूस होता था। तो वही कह रहे हैं फरीद अपने पिता की जागीर छोड़कर जौनपुर चला गया और पिता की जो है जागीर छोड़कर जौनपुर चला गए। जौनपुर उस समय शिक्षा और इस्लामी अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। वहाँ उन्होंने गहन अध्ययन किया और एक स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद जब उनके पिता का निधन हुआ तब उन्होंने साम्राज्य की जागीर अपने हाथ में ले ली, परंतु सौतेले भाइयों से विवाद होने के कारण उन्होंने दिल्ली और आगरा के शासक की सेवा स्वीकार की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन
सेना और राजनीति के गुण सीखे। और जब उनकी पिता की जब मृत्यु हो जाती है तब वो जो है आगरा है ना का शासक बन जाता है, उन्होंने शासक बन जाता है। और चौथा टॉपिक में हमें को लिखना है कि प्रारंभिक सैन्य और प्रशासनिक अनुभव, है ना, उनका जो है प्रारंभिक सैन्य और प्रशासनिक अनुभव कैसा रहा इसके बारे में देना है। तो फरीद ने अपने महत्वाकांक्षी और क्षमताओं को पूरी करने के लिए दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के अधीन नौकरी की, है ना। महत्वाकांक्षी क्षमताओं को पूरा करने के लिए वह जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनके पास जो है उनके अधीन जो है नौकरी करने लगे सब जानने के लिए। तो उन्होंने वहाँ अफ़गान सरदारों के साथ मिलकर अपनी स्थिति को मजबूत किया और बाद में बिहार के गवर्नर बहार खान लोधी की सेना में आ गया। वहाँ है ना, यहाँ उन्होंने अनुभव प्रशासन और सैन्य कौशल से बहार खान का विश्वास प्राप्त किया। और उन्हें जो है बहार खान की सेना में जब ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने बहार खान की सेना में ज्वाइन करने के बाद उनका जो है विश्वास प्राप्त कर लिया, जिसके बाद बहार खान ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी। और उसके बाद क्या हुआ कि शेर खान की उपाधि उसको मिल गई। उसके बाद कहता है कि जब उन्होंने अकेले ही जंगल में एक शेर को मार गिराया था, यह उपाधि बाद में उनके नाम का अस्थाई भाग बन गया। और उसको शेर खां की उपाधि कैसे मिली, तो वह जो है अकेले जंगल में है ना शेर को जो है मार गिराया था, इसी कारण जो है उनको शेर खां की उपाधि दी गई और बाद में इसका जो नाम है वो अस्थाई भाग में बन गया। बहार खान की मृत्यु के पश्चात शेर खान ने बिहार के प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया और धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए स्वतंत्र से शासन करने का प्रारंभ कर दिया। और जब उनकी मृत्यु हो गई, बहार खान की मृत्यु हो गई, तब उसने जो है वहाँ की जो प्रशासनिक जो भागदौड़ है वो अपनी उन्होंने खुद संभाल लिया और वह एक स्वतंत्र शासक बन गए। और जो हमारा अब पांचवा जो टॉपिक है वह है बंगाल और मुगलों का संघर्ष, है ना। बंगाल और मुगलों से संघर्ष। आप शेर शाह सूरी के है ना और बंगाल और मुगलों का संघर्ष हम लोग देखेंगे। शेर शाह सूरी ने धीरे धीरे अपने सैन्य शक्ति को संगठन किया और कई किलों और राजनीतिक स्थलों पर नियंत्रण प्राप्त किया। उन्होंने अफगान सरदारों को एकजुट किया और एक संगठन अफगान शक्ति के रूप में उभरे, है ना। उन्होंने क्या किया, अफगान के जो सरदार थे बिखरे हुए थे, उन लोगों को एकजुट किया और एक संगठन बनाया और एक अफगान शक्ति के रूप में वो लोग उभरे। उसके बाद कहता है बंगाल के शासक महमूद शाह के साथ उनका संघर्ष भी प्रारंभिक काल से हुआ, जिसमें उन्होंने उसे पराजित किया। और जो है बंगाल के जो है शासक के साथ उनका जो है संघर्ष प्रारंभिक काल से हुआ और उन्होंने जो है वहाँ के शासक को पराजित कर दिया। इसी बीच मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं ने सत्ता संभाली। शेर शाह सूरी ने राजनीतिक संक्रमण का लाभ उठाते हुए अपनी शक्ति का विस्तार किया और जो है बाबर की उसी समय जो है मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है ना इसी चीज़ का जो है शेर शाह ने फ़ायदा उठाया और जो है अपनी शक्ति का विस्तार करने लगा। और छठा जो टॉपिक हमारा कह रहा है कि युद्ध और राजनीतिक का अभ्यास। शेर शाह की युद्ध और राजनीतिक अभ्यास कैसे किया जाता था करते थे वो। तो शेर शाह ने कई रणनीति एवं नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने हर युद्ध से कुछ नया सीखा और अपने सैन्य संगठन को नियंत्रण बेहतर करते रहे। उन्होंने स्थानीय लोगों का विश्वास जीतकर अपने पक्ष में कर लिया। उनकी सेना में अनुशासन, युद्ध नीति आदि में पहले से कुशल थी, यानी जो है उनकी जो सेना थी वो धीरे धीरे जो है विस्तार कर रही थी और धीरे धीरे जो उनकी सेना जो है
वो प्रगति कर रही थी, उनकी सेना मजबूत बनते जा रही थी और उनकी सेना में जो है बहुत ही कुशल और अनुशासित सेना थे। यानी किसी प्रकार का जो है ना, एक सेना होता है ना कि मतलब शासक बोल रहा है कुछ और वो लोग जो है अपना मनमानी चला रहा है सेनापति लोग, है ना। तो ऐसा नहीं था, वो लोग जो है बहुत ही अनुशासित थे और उनका जो है हर आज्ञा पालन किया जाता था। उनकी सेना में अनुशासित युद्ध नीति आदि में पहले से ही कुशल थे। उन्होंने अफगान युद्ध है ना योद्धाओं से संगठित कर एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जिसने आगे चलकर मुगल के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर दी। और आगे चलकर उसकी संगठन ने जो है मुगल सम्राटों के प्रति जो है एक बहुत ही जो है चुनौती उत्पन्न कर दी, है ना। चुनौती भरा जो है वो रास्ता का रोड़ा बन गए वो लोग मुगलों के विरुद्ध। और 7वां टॉपिक देना है इसमें उनके चरित्र और नेतृत्व, है ना, नेतृत्व गुण। शेर शाह की जो है चरित्र और उसके नेतृत्व का गुण, है ना, ये कैसा उनका गुण था, उनके शासक करने का, और उनके चरित्र कैसा था। तो शेर शाह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल राजनेता थे, योजनाकार और सुधारक भी थे। उनका व्यवहार विनम्र, न्यायप्रिय और अनुशासन पूर्ण था। उन्होंने यह विश्वास बना लिया था कि यदि उन्हें सत्ता प्राप्त हुई तो वे एक आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे और क्योंकि स्थापना करेंगे। प्रारंभिक जीवन में ही उन्होंने जनता के हितों को ही प्राथमिकता दी, है ना। उनका जो व्यवहार है जो है बहुत अच्छा था। उनका जो शासन वो जो है सही न्याय देते थे, वो जो है जनता के प्रति बहुत ही सहानुभूति से कार्य करते थे और जो है बहुत ही लोगों से जो है बहुत ही विनम्र थे, है ना, बहुत दयालु प्रकार के थे। प्राथमिकता देना सीख लिया जो है। उसके बाद जो है 8वां टॉपिक है हमारा प्रशासनिक समझ और तैयारी। शेर शाह ने अपने युवा अवस्था में ही देखा था कि भारत में शासन चलाना केवल तलवार के बल पर नहीं, है ना। यानी उसने जो है बचपन में ही देख लिया था कि भारत में अगर शासन करना है तो तलवार ये ताकत के बल पर नहीं, है ना, ताकत के बल पर नहीं किया जा सकता है, बल्कि न्याय, अनुशासन और जन कल्याण के आधार पर ही संभव है। कई प्रशासनिक प्रयोग भी किए उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत ही न्याय को बहुत ही, है ना, अच्छा बनाया और उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए, है ना, और उनका प्रयोग भी किया, है ना। भूमि सुधार, कर प्रणाली, कानून व्यवस्था आदि इन विशेषताओं ने आगे चलकर उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। और उन्होंने जो है वहाँ की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया और चलाया, इसीलिए उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। तो इस तरह जो है हम लोगों ने 8 टॉपिक, है ना, शेर शाह सूरी के बारे में आपको किसी प्रकार का अगर प्रश्न दे दे तो ये 8 टॉपिक को आपको जो है लिख देना है। और अतः में जो है निष्कर्ष में आपको लिख देना है कि शेर शाह सूरी का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों, संघर्ष, आत्मनिर्भरता और संकल्पशीलता का परिचायक है। एक सामान्य जागीरदार, है ना, एक सामान्य जागीरदार के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और शेर शाह सूरी जो है वो एक सामान्य जागीरदार के पुत्र के रूप में जो है जन्म लेते हैं। फरीद ने अपने ज्ञान, बुद्धि, नेतृत्व और क्षमता के परिश्रम से न केवल एक शक्तिशाली शासन बनाया, है ना, बनने का मार्ग हासिल किया, बल्कि भारतीय इतिहास में एक ना मिटने वाली छवि, है ना, छवि छोड़ दी। और शेर शाह सूरी ने जो है उन्होंने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों और अपने सहनशीलता, अपने अंदर की गुणों, ऐसा शासन किया भारत में जो है आने वाली कई सदियों तक उन्होंने अपनी परछाई भारत के शासन साम्राज्य में छोड़ दिया। उनकी जो इतनी अच्छी प्रणाली थी कि मुगल और अंग्रेज जो है उनकी शासन प्रणाली को फॉलो करने लगे, इतनी अच्छी थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन, है ना, का वर्णन किया। तो है ना, तो अगला जो है
अब जो है हम लोग जो है चौथा प्रश्न है ना, अब हम लोग जो है चौथा प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। तो साथियों, इससे पहले हमने जो है 3 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे और एक्सप्लेन करके बहुत ही आसान भाषाओं में आपको बताया था। तो आज जो हमारा होने वाला है, आज का जो है ना अगला है, ये चौथा प्रश्न होने वाला है अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करना, है ना। चौथा प्रश्न जो हमारा है वो अकबर के बारे में है, अकबर के बारे में कि अकबर के धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करना है। बहुत ही आसान भाषाओं में हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी, है ना, कुछ भी लिखिएगा, सबसे पहले जो है उसका क्या लिखना है, परिचय, है ना। परिचय लिखना है कि अकबर, जिनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, वह मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, जिनके पिता का नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। अकबर को महान, है ना, अकबर महान, है ना, शहंशाह अकबर महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। अकबर एक ऐसा सम्राट रहा जिसे उसके धार्मिक नीतियों के कारण हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का खूब प्यार मिला। यानी वो एक ऐसा सम्राट था जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एकता की राह में लेकर चलाया, इसी वास्ते वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उसके बाद खूब प्यार मिला क्योंकि वह हर धर्म के प्रति उदाहरण के थे। वह उनका दरबार हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। अनपढ़ होते हुए भी अकबर ने हमेशा बुद्धिजीवियों और अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों को इज्जत और सम्मान दिया। इसी प्यार और सम्मान के चलते अकबर ने अपने दरबार में बुद्धिजीवियों और कलाकारों को भी स्थान दिया, है ना। बुद्धिजीवियों और कलाकारों को भी स्थान दिया। उसने जो है कलाकारों और जो बुद्धिजीवी थे उनका सम्मान किया और अपने दरबार में जो है उनको अलग अलग पद में भी उन लोगों को दिया सम्मान के तौर पर। अब आते हैं कि अकबर की जो धार्मिक नीति क्या थी, है ना, अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी उसके बारे में बताना। तो सबसे पहले अकबर एक शासक, है ना, अकबर के शासनकाल में अकबर की धार्मिक नीति बहुत बड़ा महत्व है ना, बहुत बड़ा महत्व है उसकी। अकबर के शासनकाल में उसकी धार्मिक नीति उसके प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य केंद्र थी। प्रारंभ में अकबर एक कट्टर मुसलमान था, लेकिन धीरे धीरे कुछ कारणों के कारण उनके धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगे। दोस्तों, वो तो जो है ना समय के साथ जो है कुछ भी बदल सकता है ना। तो वो जो है अकबर जो है वो धीरे धीरे उसके अंदर जो है चेंजेस आने लगे, परिवर्तन होने लगे, और उन्होंने जो है उनकी बुराइयों को जो है दूर करने लगा। और अकबर की धार्मिक नीति में बदलाव होने के कारण निम्नलिखित है। तो सबसे पहला जो है पहला, है ना, सब कौन सा पहला प्रभाव है, अनुवंशिक प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव अनुवंशिक प्रभाव क्या आया कि अकबर के पिता हुमायूं और उनके दादाजी इस्लामी अनुयायी थे। अकबर की मां हमीदा बानो, जो हुमायूं की पत्नी थी, वह इस्लाम धर्म के शिक्षा और समुदाय से संबंधित रखती थी। यानी उनके जो है दादा और उनके जो पिता थे वो इस्लामी, और उनकी माता जो थी वो इस्लामिक कल्चर से रिलेटिव थी, है ना। इसीलिए जो है बहुत ही दयालु विचार के, है ना, बहुत ही दयालु विचार वाली महिला थी। इसलिए कहा जाता है कि अकबर भी वही गुण अनुवंशिक रूप से प्राप्त हुआ, और उनके जो दादा और पिता, है ना, वही जो है उनका अकबर का जो भी है, अकबर के पास भी वही, है ना, आया, क्योंकि उसके दादा और पिता मुसलमान थे, अनुयायी थे, है ना, इस्लाम के अनुयायी थे। तो अकबर भी जो है वही राह में था। अब अगला है ना शिक्षा का प्रभाव। अब देख शिक्षा का प्रभाव कैसे था। शिक्षा का प्रभाव कहा जाता है कि अकबर का धार्मिक नीति में बदलाव करने का अहम भूमिका अकबर के शिक्षा देने वाले शिक्षकों का रहा, क्योंकि अकबर को शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के शिक्षकों से प्राप्त हुआ, और वे दोनों समुदायों के शिक्षकों से काफ़ी उदार दयालु
दयालु किस्म के थे, है ना। वो बहुत ही लोगों को जो है प्रवृत्ति के थे, और इनसे शिक्षा प्राप्त करके, है ना, करने के बाद अकबर, यहाँ गलत टाइपिंग हो चुका है, ठीक है, अकबर के विचारों में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। तो शिक्षा का प्रभाव इस तरह था। उसके बाद आता है भक्ति आंदोलन, है ना, उसके बाद है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में अकबर की धार्मिक नीति अपनाने में भक्ति आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि भक्ति आंदोलन से जुड़े विभिन्न धर्मों, है ना, धर्म के विद्वानों ने अपने धर्म के बुराइयों का आलोचना करने लगे, जिससे अकबर को अपने धर्म की बुराइयों को छोड़कर धार्मिक नीति अपनाना पड़ी, है ना, अपनाने पड़े। यानी जो है भक्ति आंदोलन के द्वारा जितने भी धर्म थे उनमें जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को जो है दूर किया गया। उसके बाद राजपूतों का प्रभाव, है ना, राजपूतों का प्रभाव। तो शासक बनने के पश्चात अकबर राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने लगा और उसके राजपूत राजकुमारियों से विवाह करने का प्रारंभ किया। इसके बाद उसने राजपूतों को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया, क्योंकि वह हमेशा राजपूतों के संघर्ष में रहा, इसलिए उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अगला टॉपिक है हमारा राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या है हम देखेंगे कि अकबर के द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाने का सबसे बड़ा कारण उसका राजनीतिक कारण था, क्योंकि अकबर पूरे भारत में मुगल वंश का अस्थायी शासन की स्थापना करना चाहता था, क्योंकि जो है राजपूत जो थे वो उसके रास्ते में जो है रोड़े आ रहे थे, है ना, रास्ते का कांटा था, जिसको जो है वो अपनी सहिष्णुता के अनुसार, एक राजनीतिक के अनुसार वो उनको निपट रहे थे, है ना। और जानता था कि इसके उद्देश्य को पूरा करने में उसे राजपूतों का सहयोग चाहिए, है ना, और वो जानता था कि राजपूतों का सहयोग हमें बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वो विवाह के जरिए, किसी भी जरिए से, दोस्ती, है ना, किसी भी जरिए से उनको जो है अपने पाले में लाना चाह रहा था अकबर। तभी राजपूतों का सब साथ मिला जब वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाता। अतः इसलिए अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, और इसीलिए उसने जो है धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसके बाद दीन इलाही, है ना, अकबर ने दीन इलाही चलाई। अकबर ने एक नया धर्म शुरू करने की कोशिश की, जिसे दीन इलाही कहा जाता है। यह सभी धर्मों की अच्छी बातों से मिलाकर बनाया गया था। इसमें एक ईश्वरवाद, यानी एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले, है ना, जो एक ही ईश्वर को मानने वाले, इस धर्म को अकबर ने संचालित किया, चलाया। सहिष्णुता और नैतिकता पर जोर दिया, हालांकि यह धर्म ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ और वह केवल कुछ लोग ही इसे अपनाने को तैयार हुए। और उन्होंने जो दीन इलाही, जो एक नई धर्म की शुरुआत की, वह जो है सभी धर्मों को मिलाकर बनाई गई थी, जिसमें सहिष्णुता और नैतिकता का जोर दिया गया था, जो है, लेकिन इसमें ये ज़्यादा दिनों तक चली नहीं। और अंततः में सारे टॉपिक देने के बाद जो है निष्कर्ष में हम लोगों को निकला है, सबसे निष्कर्ष में, कि अकबर की धार्मिक नीति उस समय के लिए बहुत प्रगतिशील थी। उन्होंने भारत जैसे विविध देश में सभी धर्मों को जोड़ने की कोशिश की, जो एक बड़ा और साहसी कदम था। उसकी नीतियों ने सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दिया, लेकिन कुछ सीमाओं के कारण यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। फिर भी अकबर को आज भी उनकी धार्मिक सहिष्णुता के लिए याद किया जाता है। और क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उसकी धार्मिक नीति बहुत ही जो है ना अलग थी। वो जो है सबको एक साथ लेकर चलना चाहते थे, इसीलिए जो है अकबर को
तो इस तरह हमने जो है ये चौथा टॉपिक भी हमने बहुत ही आसानी से कवर कर लिया है, तो बहुत ही आसान भाषाओं में। और अगला जो है अब जो है हमारा 5वां टॉपिक होने वाला है। तो साथियों अब जो है हमारा अगला जो प्रश्न होने वाला है, इससे पहले है ना, अगला जो प्रश्न होने वाला है, जहांगीर के चरित्र और व्यक्तित्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। यानी जहांगीर की जो है चरित्र है ना, उनके चरित्र व्यक्तित्व आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है ना, मूल्यांकन यानी उनका मूल्यांकन यानी जांचना है। और जहांगीर के जो है चरित्र के बारे में हमें जांचना है, आंकना है। तो सबसे पहले जो है हमें परिचय देंगे कि जहांगीर मुगल सम्राट अकबर का बेटा और हुमायूं है ना, और मुगल साम्राज्य का चौथा सम्राट 1605 से 1627 एक ऐसा शासक था जिसके चरित्र और व्यक्तित्व में अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों थी, है ना, दोनों थी, यानी अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों थी उसके अंदर। उसके बाद कहता है कि उसके शासन काल में व्यक्तिगत जीवन को देखकर हम उनकी आलोचनात्मक मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं, है ना, निम्न बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनकी अच्छाइयों के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले उनकी अच्छाइयों के बारे में जानते हैं कि उनकी क्या क्या उन्होंने क्या क्या अच्छाई है ना, अच्छा काम किया। तो सबसे पहले न्यायप्रियता। तो सबसे पहले उसने जो है न्यायप्रियता। जहांगीर को न्याय का सम्राट कहा जाता है। जहांगीर को न्याय का सम्राट कहा जाता था। उसने जंजीरे इंसाफ है ना, जंजीर इंसाफ क्या था दोस्तों? तो ये एक न्याय की जंजीर थी, है ना, न्याय की जंजीर थी। इस व्यवस्था को शुरू की जिसमें कोई भी आदमी अपनी शिकायत सीधे सम्राट तक पहुंचा सकता था। यानी जंजीर इंसाफ एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे जो है आम जनता जो है वो सम्राट तक अपनी जो है शिकायतों को पहुंचा सकती थी। दिखाता है कि वह लोगों की समस्याओं को सुनता था, और यह ऐसा दिखाता है, मतलब इससे यह पता चलता है कि वह लोगों की समस्याओं को है ना सुनना चाहता था सम्राट जहांगीर। दूसरा कला और सांस्कृतिक प्रेमी, है ना, जहांगीर के प्रति जो है कला और सांस्कृतिक प्रेमी। जहांगीर को कला, चित्रकला और प्रकृति बहुत पसंद थी, है ना। मुगल चित्रकला उसके समय में बहुत फली फूली। वह प्राकृतिक सौंदर्य जैसे फूल, पौधे, जानवरों की तस्वीरें बनवाने का शौकीन था। उसने कई खूबसूरत बाग और इमारतें भी बनवाई। उन्हें जो है फूल, बगीचे, इमारतें, कला, संस्कृति में बहुत ही रुचि रखते थे, और उन्होंने कई बाग बगीचे भी का निर्माण भी करवाया था। अब आते हैं कि उनकी तीसरी अच्छाइयाँ, उनकी धार्मिक सहिष्णुता, है ना, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में पढ़ते हैं। उनके पिता अकबर की तरह जहांगीर ने भी हिंदुओं, जैनियों और अन्य के प्रति सहिष्णुता दिखाई। उसने कई गैर मुसलमान लोगों को अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद पर और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। यानी जहांगीर ने भी जो है अपने पिता अकबर की तरह जो है अपने दरबार में जो है वो गैर मुसलमानों को जो है उच्च पद पर दिया, उसे सम्मान दिया और धार्मिक स्वतंत्रता भी दी। अगला जो है प्रशासनिक सुधार, है ना, प्रशासनिक सुधार। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की बनाई प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। उसने मनसबदारी प्रणाली को मजबूत किया, जिससे साम्राज्य का शासन सुचारू रूप से चलता रहा। और मनसबदारी जो प्रणाली थी उसको जो है चालू रखा, जिससे जो है उनकी साम्राज्य जो है वो चलता रहा सुचारू रूप से। अब जो है एक और अच्छाइयाँ उनकी थी, वो शराब बंदी का निर्देश, है ना। क्या है? शराब बंदी का निर्देश। जहांगीर को शराब पीने का लत था। जहांगीर को शराब पीने का जो है लत था, जो अंतिम काल तक रही। वह अपने दुष्ट परिणाम को जानता था। यानी जो वो शराब पीता था तो उसके दुष्ट परिणाम को जानता था कि शराब पीने का क्या इफेक्ट हो जाता है ना, तो वो जानता था उसका दुष्ट परिणाम को, किंतु उसे छोड़ने में असमर्थ था। लेकिन उसे शराब पीता था पर उसे छोड़ने में जो है असमर्थ था। किंतु जनता को शराब से बचाने के लिए उसने गद्दी पर बैठते ही उसे बनाने और बेचने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन उसने क्या किया?
कहा कि हम जो गलतियां कर चुके हैं वो जनता है ना, मेरे साथ जो गलती हुई है वो जनता के है ना, जनता ना भुगते, इसलिए उन्होंने शराब बेचने और बनाने वाले के ऊपर पाबंदी लगा दी। अब आते हैं उनकी कमियों के बारे में, उनके अंदर कमियां क्या थी। तो कमियां, शराब और अफीम की लत, उन्हें जो है शराब और अफीम की बहुत अधिक लत थी, है ना, ये जानते हैं हम लोग। तो जहांगीर को शराब और अफीम की लत बुरी तरह लगी थी, है ना, लत थी, जिसने उसकी सेहत और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया। कई बार शराब के नशे में महत्वपूर्ण फैसले लेने में असमर्थ होता था। और क्या होता था, जब वो कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता था तो वो शराब के नशे में होता था, जिससे वह गलत गलत फैसले लेने में जो है, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में उसे बहुत ही चूक हो जाता था, उससे नहीं ले सकता था वो। अब आते हैं नूरजहाँ का प्रभाव। नूरजहाँ जो उनकी पत्नी थी, है ना, जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ का उसके शासन और निर्णयों पर बहुत बड़ा प्रभाव था। कई बार नूरजहाँ और उसके परिवार ने शासन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और क्या किया, क्योंकि जो है ना जहांगीर था वो शराब में धुत रहता था, जिससे उनकी पत्नी और उनके परिवार वाले जो है इससे फ़ायदा उठाते थे और शासन का जो है दुरुपयोग करते थे, जिससे दरबार में भ्रष्टाचार बढ़ा और कुछ लोगों को असंतुष्ट हुए, है ना, और कुछ लोग जो है असंतुष्ट हुए इससे। और अगला जो है उनका कमज़ोर सैन्य और नेतृत्व, है ना, कमज़ोर सैन्य और नेतृत्व। जहांगीर अपने पिता अकबर या बेटे शाहजहां की तरह युद्ध में उतना साहसी या कुशल नहीं था। यानी जो है जहांगीर जो है अपने पिता और अपने बेटे की तरह जो है माहिर योद्धा नहीं था, जिसके कारण है ना उसे युद्ध में अपने सेनापतियों पर निर्भरता दिखाई और कुछ विद्रोहियों को दबाने में देरी हुई, जैसे मेवाड़ और दक्कन, है ना, जिससे मेवाड़ और दक्कन, क्योंकि वो जो है एक कुशल है ना योद्धा नहीं थे, जिससे उन्हें जो है अपने सेनापतियों पर भरोसा था, जिससे कई विद्रोहियों को दबाने में उसे कई वक्त लग गए। अगला जो है क्रूरता के उदाहरण, है ना, क्रूरता के उदाहरण। अब देखते हैं कि क्रूरता का उदाहरण क्या है। हालांकि जहांगीर को न्यायप्रियता माना जाता है, लेकिन कई बार उसने विद्रोहियों और अपराधियों के साथ बहुत क्रूरता दिखाई। यानी जो है जहांगीर को न्यायप्रियता तो कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपराधियों के साथ बहुत ही कठोरता के साथ सामना किया, क्रूरता दिखाई। उदाहरण के लिए उसने अपने बेटे खुसरो के विद्रोह को दबाने के बाद उसके समर्थकों को कठोर सजा दी। और उनके बेटे हैं खुसरो ने जब विद्रोह किया तो वो उन्होंने अपने बेटे के विद्रोह को दबाने के लिए बहुत ही कठोर सजा दी उनके साथियों को। अब जो है प्लेग का प्रकोप, है ना, जहांगीर के शासनकाल में जो है प्लेग का प्रकोप आया, ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल में प्लेग नामक भयंकर बीमारी का, है ना, भयंकर बीमारी का कई बार प्रकोप हुआ था। 1618 में जब वह बीमारी दोबारा आगरा में फैली थी, तब उससे बड़ी बर्बादी हुई थी। उसके संबंध में जहांगीर ने लिखा है कि आगरा में पुनः महामारी का प्रकोप हुआ, जिससे लोगों लगभग 100 मनुष्य प्रतिदिन मर रहे थे। जिस घर में एक आदमी बीमार होता, उससे सभी का उस रोग का शिकार होते थे। अब जो है अंतिम काल और मृत्यु, यानी जहांगीर के अंतिम काल और मृत्यु के समय में जहांगीर ने अपने जीवन में संभाल भार नूरजहाँ, है ना, संभाल भार जो है सत्ता का जो संभाल भार है वो नूरजहाँ को सौंप दिया था। वह स्वयं शराब पीकर निश्चित पड़े रहने में ही अपने जीवन की कार्यकर्ता समझता था। शराब की बुरी लत और ऐश आराम ने वह कोई कार्य नहीं करता था, है ना, और उनके शराब पीने से जो है उनका शरीर जो है बहुत ही आराम करते थे, और जिससे क्या होता था वो बहुत ही निकम्मे हो गए थे, निकम्मे शासक बन गए थे। सौभाग्य से अकबर के काल में मुगल साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत यानी सुदृढ़ रखी थी, है ना, इसीलिए जो है जहांगीर के समय में उतना इसको प्रभाव नहीं पड़ा।
जहांगीर के किस्मों से उसमें कोई ख़ास कमी नहीं आई थी। और अंततः में निष्कर्ष देना होगा आपको, अंततः में इस निष्कर्ष में देना है कि तो जहांगीर के बारे में सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। उसके बाद जो है निष्कर्ष में देना है कि कि जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 राजौरी कश्मीर में हुआ। उसके पश्चात उसका पुत्र खुरमा शाहजहां के नाम से मुग़ल सम्राट का शासक बना, है ना, मुग़ल शासक बना। तो इस तरह हमने बहुत ही आसान भाषाओं में कवर किया। तो दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।